हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के होने वाला साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोग आज का हमारा यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र से परे, या चौथा ऑप्शन दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यदि कोई अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो उसकी स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। पहला ऑप्शन F बराबर 2R, दूसरा ऑप्शन R बराबर 2F, तीसरा ऑप्शन F बराबर 2/R, या चौथा ऑप्शन R बराबर F बटा 2। तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच R बराबर 2F का संबंध होता है या F बराबर R बटा 2। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, R बराबर 2F। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की किरण मुड़ती हैं। पहला ऑप्शन अभिलंब की ओर, दूसरा ऑप्शन अभिलंब से दूर, तीसरा ऑप्शन किसी भी दिशा में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण जल से हवा में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन सीधा एवं छोटा, दूसरा ऑप्शन सीधा एवं बड़ा, तीसरा ऑप्शन उल्टा एवं छोटा, या चौथा ऑप्शन उल्टा एवं बड़ा। तो अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा एवं छोटा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मीटर स्क्वायर, या चौथा ऑप्शन दिया गया है कि डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डायप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन वास्तविक, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है। पहला कार्निया, दूसरा पारितारिका, तीसरा पुतली, या चौथा दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाती है वह दृष्टिपटल है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा गलत दिया गया है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है? पहला ऑप्शन निकट दृष्टिदोष, दूसरा ऑप्शन जरा दृष्टिदोष, तीसरा ऑप्शन दीर्घ दृष्टिदोष, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो द्विफोकस लेंस द्वारा हम लोग जरा दृष्टिदोष को दूर करते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टिदोष। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन वायुमंडलीय परावर्तन, दूसरा ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? पहला ऑप्शन I²R, दूसरा ऑप्शन IR², तीसरा ऑप्शन VI, या चौथा ऑप्शन V²/R। तो इनमें से IR² विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन कूलाम, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन ओम या चौथा ऑप्शन जूल। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। पहला ऑप्शन किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। या चौथा ऑप्शन किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन धूप वाले दिन, दूसरा ऑप्शन बादलों वाले दिन, तीसरा ऑप्शन गर्म दिन या चौथा ऑप्शन पवनों वाले दिन। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन अभिकारक, दूसरा ऑप्शन उत्पाद, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेरक या चौथा ऑप्शन उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन जिंक, दूसरा ऑप्शन कार्बन, तीसरा ऑप्शन जिंक ऑक्साइड या चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन का उपयोग होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन श्वेत, दूसरा ऑप्शन काला, तीसरा ऑप्शन लाल या चौथा ऑप्शन पीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, यानी श्वेत, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, दूसरा ऑप्शन HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, तीसरा ऑप्शन C2H12O6 यानी ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, या चौथा ऑप्शन मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। इनमें से सी कथन गलत है कि ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होती है। पहला ऑप्शन रक्त, दूसरा ऑप्शन जठर रस, तीसरा ऑप्शन नींबू या चौथा ऑप्शन शुष्क जल। इस प्रश्न में हम लोगों को उस पदार्थ को चयन करना है जिसका pH मान 7 से अधिक हो, तो वह रक्त है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। पहला ऑप्शन चाय, दूसरा ऑप्शन वेनिला, तीसरा ऑप्शन दही या चौथा ऑप्शन कॉफी। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दही। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ब्रोमीन और मरकरी दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। पहला ऑप्शन Ca, दूसरा ऑप्शन Mg, तीसरा ऑप्शन Au या चौथा ऑप्शन Ag। तो इनमें से सबसे कम क्रियाशील धातु Au है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, Au। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक्वा रेजिया में पाया जाता है। पहला ऑप्शन साद्र HCl, दूसरा ऑप्शन साद्र HNO3, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एक्वा रेजिया में साद्र HNO3 पाई जाती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्र HNO3। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन या चौथा अल्कोहल। तो ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन हीलियम, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन मैग्नीशियम। तो इनमें से सोडियम जो है उसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन CO2 तथा H2O, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन सूर्य का प्रकाश या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो स्वपोषी के लिए यह तीनों चीजें आवश्यक होती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन धमनियाँ, तीसरा ऑप्शन प्लेटलेटर्स या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3 या चौथा ऑप्शन 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पहला इंसुलिन, दूसरा थायरोक्सिन, तीसरा एस्ट्रोजन या चौथा साइटोकाइनेन। तो इनमें से साइटोकाइनेन एक पादप हार्मोन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। पहला ऑप्शन मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन अमाशय, तीसरा ऑप्शन क्षुद्रांश या चौथा ऑप्शन यकृत। तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन अमीबा में, दूसरा ऑप्शन ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन प्लेज्मोडियम में या चौथा ऑप्शन लेप्सनिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। पहला ऑप्शन बीज में, दूसरा ऑप्शन पुंकेसर में, तीसरा ऑप्शन स्त्री केसर में या चौथा ऑप्शन फल में। तो परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि समजात अंग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, दूसरा ऑप्शन हमारा दांत तथा हाथी का दांत, तीसरा ऑप्शन आलू एवं घास के ऊपरी भूतर या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शन में यह सभी समजात अंग का उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेडल, तीसरा ऑप्शन लारमार्क या चौथा ऑप्शन वाइसमान। तो ग्रेगर जॉन मेडल को हम लोग आनुवंशिक का पिता कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन घास, गेहूं तथा आम, दूसरा ऑप्शन घास, बकरी तथा मानव, तीसरा ऑप्शन
बकरी, गाय तथा हाथी। या चौथा ऑप्शन घास, मछली तथा बकरी। तो इनमें से घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? पहला ऑप्शन सर्प, दूसरा ऑप्शन मेढक, तीसरा ऑप्शन ग्रास हॉपर या चौथा ऑप्शन घास। तो इनमें से जो घास है वह उत्पादक है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घास। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन वन नाशक रोकना, दूसरा ऑप्शन बिजली उत्पादन, तीसरा ऑप्शन जल प्रदूषण रोकना या चौथा ऑप्शन मिट्टी के अपरदन को रोकना। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन नाशक रोकना था, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वन नाशक रोकना। हमारा अगला क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि खादिन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन राजस्थान में, दूसरा झारखंड में, तीसरा असम में या चौथा नागालैंड में। तो खादिन राजस्थान में पाया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। और आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।